नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि मैंने जैसे कहा था कि आप लोगों से आम बातचीत के साथ साथ जो प्रेजेंट सिनेरियो है देश का उस पे भी बात करूँगा। और अपनी बात शुरू करने से पहले मैं एक शेर कहना चाहूँगा कि महसूस ये होता है कि दौर तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है और दुनिया में कहीं इसकी तफसील नहीं मिलती। कातिल ही मुंसिफ है, कातिल ही सिपाही है। नाज़रीन, आज मैं वक़्फ़ के मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ, जो कि देश भर में उसको लेके बहुत गलतफ़हमियाँ हैं। ख़ास तौर से हमारे नॉन मुस्लिम्स भाइयों के दिलों में उसके लिए नफ़रत पैदा की गई है कि वक़्फ़ ऐसा कर दिया गया है कि जैसे वक़्फ़ एक कोई बोर्ड ना हो, कोई माफ़िया हो। तो उसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट शुएब। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं चाहता हूँ आप हमारे नाजरीन को वक़्फ़ क्या है इतनी आसान लैंग्वेज में समझाएं, इतनी आसान भाषा में समझाएं कि बच्चा बच्चा समझ जाए कि वक़्फ़ आखिर है क्या। देखिए, वक्फ वक्फ को समझने के लिए हमें समझना होगा औकाफ। औकाफ देखिए वो चीज़ है, जैसे वक्फ की सारी चीज़ें जो है वो औकाफ में आती हैं, उसका सिंगुलर प्लूरल है। और वक्फ के अंदर समझने के लिए हमें जानना होगा, जैसे भारत देश है, इस देश में किसी भी मज़हब के, हर मज़हब के लोग कुछ गरीबों के लिए डोनेट करते हैं, उनको चैरिटी करते हैं। वैसे ही वक्फ भी है, इसमें मुसलमानों ने अपनी ज़मीनें, इंस्टीट्यूशंस चैरिटी के लिए, मुसलमानों के लिए, जो गरीब बच्चे हैं उनकी छात्रवृत्ति के लिए, स्कॉलरशिप जो होती है उसके लिए ये चीज़ें दी हैं। और इसको इतने आसान ये है, जैसे आजकल मिसकंसेप्शन ये बना दिया गया है कि वक्फ ये है कि वो हमारी ज़मीनों को कब्ज़ा कर रहा है। ऐसा नहीं है, वक्फ हमारी ज़मीनों को कब्ज़ा नहीं कर रहा है। वक्फ वो है कि एक मिनट पहले मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, आप ये कह रहे हैं वक्फ जो प्रॉपर्टी है जी तो वो मुसलमानों ने ही डोनेट किए हैं और मतलब कि चैरिटी के पर्पज से, मदद के पर्पज से, जी मुसलमानों के लिए या फिर दूसरों की मदद के लिए भी इसमें? देखिए, चैरिटी जो होती है वो सबके लिए की गई है कि वो अल्लाह के नाम पे चैरिटी, हमने जो अपनी ज़मीनें अल्लाह के नाम पे दे दी, उसके लिए जो उसका रेवेन्यू जनरेट होगा वो तमाम लोगों के लिए, जो गरीब हैं, गरीब तबके के हैं, उनके उत्थान के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए लगाया जाएगा। सबके लिए है ये। तो वो जो वक्फ प्रॉपर्टी है वो मुसलमानों ने ही डोनेट की है। जी, मुसलमानों ने ही डोनेट किया, मुसलमानों के लिए ही है, उससे मुसलमानों का ही उत्थान होगा, उससे जो स्कॉलरशिप्स मिलेगी वो मुसलमानों को ही मिलेगी, मुसलमानों के लिए ही है वक्फ जो है। अच्छा, जी। ऐसा नहीं है कि किसी और ने डोनेट कर दी हो, किसी और के मज़हब ने, तो मुसलमानों ने उस पे कब्ज़ा कर लिया हो? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा मिसकंसेप्शन बनाया जा रहा है इस देश में कि जैसे एक मिथ चल रहा है इस देश में कि वक़्फ़ ऐसा हो गया है कि आप कहीं भी अपना रुमाल रख देंगे तो वो ज़मीन वक़्फ़ की हो जाएगी, अगर वक़्फ़ ने रुमाल रख दिया तो ज़मीन वक़्फ़ की। ऐसा नहीं है, उसके पीछे भी उसका भी प्रोसीजर है, वक़्फ़ की ज़मीनें वक़्फ़ की होती हैं उसके लिए। जी। और इसके मैनेजमेंट के लिए 1913 में बहुत, जब मुसलमानों ने अपनी ज़मीनें दी, तो जो उसको मैनेज करने के लिए एक बॉडी चाहिए थी। तो अंग्रेज़ों के टाइम से 1913 में इसके लिए एक एक्ट बना, वक्फ एक्ट बना, जो इसको रेगुलेट करता था कि कैसे चलेगा इसके मैं रेवेन्यू। थोड़ा-सा रोकूँगा आपको इसमें। मतलब आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि वक़्फ़ की बहुत मतलब मेरे ख़्याल में रेलवेज़ और आर्मी के बाद वक़्फ़ की तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी है हमारे देश में। तो आप ये कह रहे हैं कि इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी थी, तो इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए एक बोर्ड की ज़रूरत जी, पड़ी। एक बोर्ड की ज़रूरत बनी, उसके लिए बोर्ड बनाया गया, एक्ट पास हुआ। ये कहा जा रहा है कि वो इतनी बड़ी ज़मीनें हैं रेलवे और डिफेंस के बाद। मैं आपको एक और बात ऐड कर दूँ जी, कि तेलंगाना और आंध्रा, जी, 2 स्टेट में खाली हिंदू एंडोवमेंट बोर्ड के पास जी, लगभग 8.78 लाख करोड़ एकड़ ज़मीन है। जी, जी, जो ऐसा मिसकंसेप्शन खाली 2 स्टेट में है जी। ये, और पूरे भारत में छोड़ दीजिए। और वक़्फ़ को ऐसा बताया जा रहा है कि भारत में इतनी एकड़ ज़मीन है, बहुत है, ये कब्ज़ा कर लिया, वो कर लिया, ऐसा नहीं है। तो जो ज़मीनें वक़्फ़ की गई हैं, वो वक़्फ़ की ज़मीनें ही हैं। अच्छा, जी, अच्छा। जो डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, वो डिस्प्यूट्स भी वक़्फ़ की ज़मीनों पे ही चल रहे हैं। अच्छा, इसमें कहाँ तक सच्चाई है और कानून इसमें क्या कहता है कि आजकल जो सोशल मीडिया पे, एक्स पे, फेसबुक पे या तमाम तरीके की जगहों पे ये चलता है कि अरे वक़्फ़ तो एक तरीके का भूमाफिया है। अगर सरकारी किसी मुख्यालय पे भी वो रुमाल रख दिया तो वो उनकी हो जाएगी।
जी, देखिए ये इलॉजिकल बात है। ऐसी बातें एकदम इलॉजिकल हैं कि कहीं भी हम, ये तो संविधान से चलने वाला देश है, हम कहीं भी अपना रुमाल रख दिए, वो ज़मीन हमारी तो नहीं होगी, उसके पीछे प्रोसीजर है। जी। जो वक़्फ़ की ये ज़मीनें हैं उसका भी वो डॉक्यूमेंटेशन है, वक़्फ़ बाय यूज़र है, जो भी चली आ रही चीज़ें वो वक़्फ़ की ज़मीन है। अब आप कुछ ज़मीनें हमने लीज़ पे दी, वक़्फ़ जी, की जी। ज़मीनें लीज़ अब पे भी बस दी मैं जाती इसी हैं। पे आ रहा था। अब जैसे कि एक खबर चली कि 500 किसानों की ज़मीनें मतलब वक़्फ़ ने उन पे दावा किया है। तो वो ज़मीनें उनमें सच्चाई क्या? वो ज़मीनें क्या लीज़ पे दी हुई थी, जो उनकी लीज़ पूरी हो गई तो वक़्फ़ अब वापस माँग रहा है, या फिर वक़्फ़ उस पे कब्ज़ा करना चाह रहा है? जी, ऐसी बात है, यही बात है कि वक़्फ़ जो है वो लीज़ पे भी ज़मीनें देता है अपनी। बिल्कुल। जैसे हमारी ज़मीन है, हम वो वक़्फ़ की जो ज़मीन होती है वो 10 साल की लीज़ पे जाती है और इंस्टीट्यूशंस हैं तो वो 30 साल के लीज़ पे जाते हैं। जी। ये एक मिसकंसेप्शन बनाया जा रहा है कि ज़मीन, किसानों की ज़मीनों को अधिग्रहण किया जा रहा है, उनको भूमाफिया है, कब्ज़ा किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। वो वक़्फ़ की ज़मीनें ही हैं जिसे लीज़ पे वक़्फ़ ने दी थी। अब वो वक़्फ़ की जब लीज़ कंप्लीट हो गया तो जी। वो वक़्फ़ अपनी ज़मीन वापस माँग रहा है। ओके। अच्छा, एक ये भ्रम फैलाया गया कि कुंभ मेला जहाँ लगता है उस जगह पे भी वक़्फ़ ने अपना दावा किया है, वो भी वक़्फ़ की ज़मीन है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो ज़मीन वाक़ई में वक़्फ़ की है, या वो सरकारी ज़मीन पे मेला लगता है वो? नहीं, नहीं, वो ज़मीन वक़्फ़ की नहीं है, ये भी एक वो मिथ फैलाया गया था, भ्रम फैलाया गया था देश में कि वो ज़मीन वक़्फ़ मतलब की है। हिंदू-मुस्लिम हाँ, राजनीति करने। राजनीति करने के लिए ये भ्रम फैलाया गया था। आपने देखा कुंभ में क्या-क्या हुआ है, उस जी, पे जी। नहीं जाना चाहिए। लेकिन जो भ्रम फैलाने के लिए बातें कही गई थी, वो सरकारी ज़मीन है, वो वक़्फ़ की ज़मीन नहीं है। अच्छा, अच्छा। जी। अच्छा, अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, जो अभी 2-3 दिन पहले जमात उलमा-ए-हिंद ने जंतर मंतर पे बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया, और नया वक्फ अमेंडमेंट बिल जो आ रहा है, अब उसमें उससे मुसलमानों को क्या दिक्कत है, और मुसलमानों को उसमें परेशान होने वाली क्या बात है? जी, देखिए अभी जो वक़्फ़ का चल रहा है, जो हमारा वक़्फ़ बोर्ड एक्ट जो चल रहा है, वो 1995 पे चल रहा है। इसमें लेटेस्ट जो अमेंडमेंट लास्ट हुआ था, वो 2013 में हुआ था। ये ब एक्ट बनाए गए थे ताकि वक़्फ़ की ज़मीनों को, वक़्फ़ को रेगुलेट किया जाए। लेकिन अब जो अमेंडमेंट आ रहा है, जो अब पास होने वाला है। एक मैं नाज़रीन, जो जो मेरे व्यूअर्स गाँव के हैं, ठीक है? और बिल्कुल मतलब वो नहीं जानते कानूनी भाषा, अमेंडमेंट क्या है ये, तो मैं उन्हें बता देना चाह रहा हूँ। वक़्फ़ को लेके पहले एक कानून था बना हुआ, अब उसमें सरकार बदलाव ला रही है, अमेंडमेंट मतलब बदलाव ला रही है उसमें। अब वो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। जी, जो बदलाव लाने की तैयारी सरकार कर रही है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जी, सीधे-सीधे जी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और ये जो एक्ट चल रहा है 1995, जिस एक्ट पे अभी वक़्फ़ काम कर रहा है, और इसमें लेटेस्ट अमेंडमेंट 13 में हुआ था। ये एक्ट बनाए गए थे ताकि वक़्फ़ की ज़मीनों को संरक्षित किया जाए, उसे बचाया जाए, उससे रेवेन्यू जनरेट करके उत्थान किया जाए, स्कॉलरशिप्स दी जाएँ, इंस्टीट्यूशंस बताए जाएँ, उन ज़मीनों पे लीज़ पे दे के उनसे रेवेन्यू जनरेट किया जाए। जी, लेकिन अब जो अमेंडमेंट आ रहा है उससे ये सरकार ये वक़्फ़ की ज़मीनों को पीछे ले जा रही है, जिसके लिए हमने ये एक्ट बनाए थे, वो जो चीज़ के उत्थान के लिए, बढ़ावे के लिए, ये सरकार ये एक्ट ला के उसे पीछे कर रही है। जैसे इस एक्ट में बहुत बड़ी-बड़ी अमेंडमेंट है, 44 अमेंडमेंट्स हो रहे हैं इस एक्ट में। जी। और मैं आपको बताना चाहूँगा इस। नाज़रीन, मैं माफ़ी चाहता हूँ, 44 बदलाव ला रही है इस कानून में सरकार। पूरे कानून में मतलब 44 ऐसी जगह हैं जहाँ सरकार पूरी तरीके से बदल देना चाह रही है। जी, देखिए सबसे बड़ा जो मुद्दा है इस वक़्फ़ का, जिसके लिए जमीयत उलमा-ए-हिंद ने जंतर-मंतर पे प्रोटेस्ट किया, कि इसमें वक़्फ़ बोर्ड में जी। आप नॉन मुस्लिम्स को ऐड कर रहे हैं। अच्छा, वक़्फ़ जो है मुसलमानों के लिए बना, मुस्लिम लॉ से चलेगा, ठीक है? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब मुसलमानों ने ही ज़मीन डोनेट की, मुसलमानों के लिए की या फिर गरीबों के लिए की, जी। तो उसमें दूसरे मज़हब के लोगों का क्या काम? जी, मुसलमानों का जब वो उस मुसलमानों के मज़हब का काम है उसमें, ठीक है? तो उसमें आप नॉन मुस्लिम्स को क्यों ऐड कर रहे हैं? पहला बात ये है, और दूसरा बात है वक़्फ़ बाय यूज़र आप ख़त्म कर रहे हैं। वक़्फ़ बाय इसे यूज़र। वक़्फ़ बाय यूज़र को और आप जी। थोड़ा-सा और सिम्प्लीफ़ाई कर दीजिए ताकि जी, लोग समझ। देखिए वक़्फ़ बाय यूज़र एक ऐसी चीज़ है जैसे कि कोई भी चली आ रही, जैसे एक मस्जिद है, वो 100 साल से उस मस्जिद में हम नमाज़ पढ़ रहे हैं। जी, तो अगर उसके डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो वो वक़्फ़ बाय यूज़र के थ्रू वो वक़्फ़ की ज़मीन हो जाएगी। 100 अच्छा। साल से वो मस्जिद है,
तो अच्छा 100 अच्छा। साल से 150 साल, अब ये बताइए अगर 300 साल पहले किसी मस्जिद बनाई गई तो 300 साल पहले का कागज आपको आज मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं बिल्कुल। मिल पाएगा। अगर कहने वाली बात नहीं है, आज के देश के प्रधानमंत्री के पास डिग्री नहीं है। जी हाई कोर्ट ने जब मांगा तो वकील उनके जाके कहते हैं कि मैं खाली हाई कोर्ट को डिग्री दिखाऊंगा, पूरे देश को नहीं दिखाऊंगा। जी प्रधानमंत्री मोदी जी के पास डिग्री की कागजात नहीं है। जो 300 साल पहले मस्जिद थी उसकी कागजात कहाँ से मिलेंगे? जी जी। तो वो वक्फ बाय यूजर है। ऐसे ही हिंदू लॉ में भी है। बीके मुखर्जी एक जूरिस्ट थे, लॉ वो भी जज थे। उनकी किताब में हिंदू लॉ में है कि बाई कस्टम बाई यूजेज के थ्रू अगर कोई भी मंदिर है तो वो मंदिर ही रहेगा। अच्छा चलता अच्छा। आ रहा है, अगर उसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो वो मंदिर रहेगा। लेकिन वक्फ बाय यूजर के थ्रू भी यही है, अगर वो मस्जिद है 300 साल पहले तो मस्जिद ही रहेगी। हाँ, तो अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अगर नॉन मुस्लिम्स 2 मेंबर को रख दिया जाए, उन उन नॉन मुस्लिम्स की क्या पोजीशन होगी वक्फ बोर्ड में, और उनकी क्या पावर्स होंगी? देखिए, ये जो अमेंडमेंट आ रहा है, ये जो संशोधन आ रहा है, इसमें बताया जा रहा है मुसलमानों को कि 2 हिंदू मेंबर रखे जाएँगे। लेकिन ऐसा नहीं है। इन्होंने कहा है कि 22 मेंबर होते हैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल में। टोटल 22 मेंबर बन सकते हैं। उसमें इन्होंने कहा है अप टू 12 मेंबर्स नॉन हिंदू ऐड हो सकते हैं। अप टू अच्छा। 12 नॉन हिंदू। 12 मेंबर आप नॉन हिंदू रख देंगे और 10 मुसलमान रखेंगे, तो मुसलमान का काम कैसे वो देखेंगे? बिल्कुल उनको बिल्कुल। मज़हब का न नॉलेज है, इन मुसलमान के मतलब मज़हब। ये तो सीधा-सीधा ज़मीनों पे डाका है फिर जी। मुसलमानों की। मेन मकसद उनका यही है, जो हमारे मसाजिद, मकातिब, मदारिस हैं, उनको हमसे छीनना चाहते हैं। हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे जो कब्रिस्तान हैं, वो हमसे छीनना चाहते हैं। अगर हमारे 12 मेंबर आप नॉन हिंदू ऐड कर देंगे और 10 मुसलमान ऐड कर देंगे, तो 10:12 के रेशियो से वो बिल आप जो भी कहेंगे वो पास हो जाएगा उस बोर्ड में। और स्टेट बोर्ड में जो होता है, सेंट्रल वक्फ बोर्ड जो स्टेट बोर्ड बनाती है, जी वो गवर्नमेंट बनाती है। जी हम ये चाहते हैं, एक बात और ऐड कर दूँ, हम ये चाहते हैं, मुसलमान, भारत देश का मुसलमान ये चाहता है कि वक्फ बोर्ड जो है और वक्फ काउंसिल जो है वो मुसलमान बनाए। सेंट्रल वक्फ काउंसिल भी मुसलमान बनाए जी भारत देश का, जी और जी। स्टेट वक्फ बोर्ड जो है वो भी मुसलमान बनाए। बिल्कुल लेकिन ऐसा नहीं है। कानून ये कहता है कि स्टेट वक्फ बोर्ड जो है वो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, जी। और सेंट्रल वक्फ काउंसिल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल यूनियन मिनिस्टर बनाएगा। अच्छा। ये है। और आप उसमें 12 मेंबर जब सेंट्रल वक्फ काउंसिल में ऐड कर देंगे, तो वो 10 मेंबर मुसलमान ऐड करके, और वो हमारे मज़हब का काम कैसे देख पाएँगे? जी और एक बात और ऐड कर दूँ, ये आपने वक्फ बोर्ड काउंसिल जो है, जो स्टेट में चलता है, स्टेट वक्फ बोर्ड, जी ये इसमें आप 12 मेंबर होते थे, इसको आपने कम करके 11 कर दिया है। जी। अप टू 11 मेंबर होंगे, लेकिन इसमें भी आपने 7:5 के रेशियो पे रख दिया है। 7 नॉन हिंदू, अप टू 7 नॉन हिंदू ऐड कर सकते हैं आप। तो ये है। तो फिर आप मुझे ये बताइए, इसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का भी रोल है? जी, इसमें जैसे इसमें होता था कि एक स्टेट वक्फ बोर्ड में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट होगा, वो मुसलमान होना चाहिए। जी वो सर्वे करेगा, जी वो ज़मीनों का सर्वे करेगा। जैसे वक्फ ने कहा कि ये मस्जिद हमारी है, वक्फ हमारा है, तो वो सर्वे करके रिपोर्ट वक्फ ट्रिब्यूनल को देगा। जी इसके बाद उस पे सुनवाई होगी। जी। लेकिन अब इन्होंने क्या काम किया है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को वो नॉन मुस्लिम भी हो सकता है, ये ऐड कर दिया है। और सर्वे करने का जो अधिकार दिया है, वो दिया है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दे दिया है। अब ये बताइए, इस दौर में भारत देश में कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा जो सीधे-सीधे स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल को बिल्कुल चैलेंज कर देगा कि ये ज़मीन वक्फ की है। बिल्कुल अगर बिल्कुल। हमने कह दिया, सरकार ने कह दिया उस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से कि ये ज़मीन वक्फ की नहीं है, तो फिर वो तो मानेगा कि हाँ, ये बिल्कुल वक्फ की नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये अब नाज़रीन आप खुद बताइए, आजकल के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और ऑफिसर्स बनने से पहले बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, ये करते हैं, बढ़ते हैं, लेकिन वही सरकार के तलवे चाटते हुए मिलते हैं। वो कैसे मतलब वक़्फ़ के फ़ेवर में बोल जाएँगे? वो तो और चीज़ों को इतनी पावर होती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, डीएम को, वो कुछ भी करके मतलब जो सरकार कहेगी वही करेंगे। जी, यही बात है ना, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को आपने जब सर्वे करने का अधिकार दे दिया, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ही पास भी ये अधिकार है कि वो ज़मीन उस आदमी को दे सकता है। जैसे कल को मैं जाके कह दूँ ये मस्जिद की ज़मीन मेरी है, जी। तो वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उसका सर्वे करके कह देगा कि मस्जिद नहीं है, ये ज़मीन इनकी है, मस्जिद गिरा के ज़मीन इनको दे दी जाए। अच्छा। इतना पावर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हाथ में दिया जा रहा है। नाज़रीन इतनी इतना खतरनाक अमेंडमेंट है, जैसे बातचीत से पता चल रहा है। और मैं चाहता हूँ कि जहाँ तक ये वीडियो जा रही है, आप ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, और लोगों में कम से कम मुसलमानों को अभी पता ही नहीं है कौन सा अमेंडमेंट आ रहा है, क्या नहीं है, एकदम सोए हुए हैं। कम से कम एक जागरूकता हो मुसलमानों के अंदर
कि हाँ तुम्हारी मस्जिदों पे डाके डलने जा रहे हैं। वैसे तो डलते ही थे, तुम्हारे मदरसों पे डाके डल रहे हैं, तुम्हारे जो है हॉस्टल्स जो बने हुए हैं गरीबों के लिए वक्फ की ज़मीन पे, उन पे डाके डल रहे हैं। और कुछ बताइए इस अमेंडमेंट के बारे में जो आम लोगों को ज़रूर जानना चाहिए। देखिए, इस अमेंडमेंट में सबसे बड़ी चीज़ थी वक्फ बाय यूज़र, उसे ख़त्म किया जा रहा है। जी वक्फ बाय यूज़र वो चीज़ है जैसे कि कोई ज़मीन चली आ रही है 100 साल से, मस्जिद है, तो मस्जिद ही रहेगी, इसे ख़त्म किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी चीज़ है। अगर ये ख़त्म हो गया तो मुसलमान की कोई मस्जिद, कोई मकातिब, कोई बिल्कुल, मदारिस, कोई बिल्कुल। कब्रिस्तान बच के नहीं रहेंगे सरकार से। सरकार जब चाहेगी वो ले लेगी। और इसमें इलेक्शंस होते थे, जी, वक्फ बोर्ड के मेंबर को अपॉइंट करने के लिए इलेक्शंस होते थे, जी, सेंट्रल वक्फ कमेटी में भी और वक्फ बोर्ड में भी। जी। लेकिन इस इलेक्शंस को खत्म कर रहा है सरकार। क्या चाहती है? क्या वो ये नहीं चाहती कि लोकतंत्र तरीके से इलेक्ट होके मेंबर आए? सरकार ये नहीं चाह रही। सरकार चाह रही हम नॉमिनेट करेंगे। नॉमिनेट करने को तो आप अपने भी मेंबर बैठा देंगे। जी, कल को आप उनसे कहेंगे ये जमीन वक्फ की नहीं है, सरकार की है, तो आप ले लीजिए। जी, ये आप उनसे छीन सकते हैं। जी, जी, ये अगर आपने उन्हें बैठा दिया तो 5 साल का पावर मिलता है उनके पास, जी, वक्फ बोर्ड में या सेंट्रल वक्फ काउंसिल में, कि 5 साल के अंदर वो जो चाहे वो कर सकते हैं। वो हमारी ज़मीनों को ले सकते हैं, हमारी कब्रिस्तानों का, हमारे मकातिब मदारिस को भी ले सकते हैं हमसे। जी, जी, ये बहुत गलत चीज़ है। और इसमें ऐड किया जा रहा है लिमिटेशन एक्ट। जी, जी। लिमिटेशन एक्ट हमें समझना होगा। लिमिटेशन एक्ट वो है कि इसे कोई भी थोड़ा थोड़ा और सिंप्लीफाई कर जी, दीजिए। लिमिटेशन एक्ट वो चीज़ है जैसे कि कोई भी ज़मीन पे केस चल रहा है, जी, तो वो एक तय सीमा तक, एक समय सीमा तक ही केस चल पाएगा। अच्छा, उसके बाद वो केस खत्म हो जाएगा। ये लिमिटेशन एक्ट यही कहता है। और ये लिमिटेशन एक्ट खाली वक्फ बोर्ड में ऐड हो रहा है। क्यों आप हिंदू एंडोमेंट में नहीं ऐड कर रहे? क्यों आप सिख एंडोमेंट में नहीं ऐड कर रहे? खाली मुसलमानों से आपको क्या परेशानी है? मुसलमानों की ज़मीनें, उनके मदारिस, उनके मकातिब से आपको क्या दिक्कत है? जी, जी। अच्छा, अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब जैसे सरकार के लोग और भी मैंने कई लोगों को कहते सुना है मीडिया पे कि ये वक्फ बोर्ड में जो अमेंडमेंट हो रहे हैं कि मुसलमान औरतों को ये फ़ायदा पहुँचाएँगे, मुसलमान और जो गरीबों को, जो मुसलमानों में पिछड़ा एक तबका है उसको फ़ायदा पहुँचाएँगे। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? कैसे फ़ायदा पहुँचाएँगे अगर पहुँचाएँगे तो, ये अगर नहीं, या फिर ये एक झूठ है? देखिए, ये एक झूठ, एक मिसकंसेप्शन इसमें भी फैलाया जा रहा है। एक मिथ ये भी है, 2013 का लेटेस्ट अमेंडमेंट जो लास्ट अमेंडमेंट हुआ था इसमें, जी, जी। जो संशोधन हुआ था, उसमें 2 मुसलमान को वक्फ बोर्ड में, 2 मुस्लिम लेडीज़ को वक्फ बोर्ड में, वुमेन को ऐड कर दिया गया था। जी, जी, ये आप मिसकंसेप्शन फैला रहे हैं कि मुसलमान औरतें तो पहले से उसमें हैं, 2, जी, तो आप ये मिसकंसेप्शन फैला रहे हैं और ये आप भ्रम फैला रहे हैं। अगर ये बिल पास हो गई तो आप हमारी ज़मीनें, हमारे मकातिब, मदारिस, कब्रिस्तानें हमसे छीन लेंगे। जी, जी। ये है इनका मकसद। अच्छा, अब मैं आखिर में आपसे आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने कहा कि जो अमेंडमेंट है सीधा-सीधा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप ये किस, मतलब इसका कानूनी आधार क्या है? आप ये कैसे कह रहे हैं? जी, देखिए, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए है कि ये मौलिक अधिकारों का हनन है। जो फंडामेंटल राइट है उसका हनन है। आर्टिकल 26 ये कहता है कि मुसलमान हो या कोई भी धर्म हो भारत देश में, उसको अपने इंस्टीट्यूशंस, अपनी ज़मीनें, अपने मकातिब मदारिस चलाने का अधिकार है। जी, वो अपने थ्रू चलाएगा। लेकिन आर्टिकल 26 का वायलेशन इसलिए हो रहा है इसमें क्योंकि आप इसमें नॉन मुस्लिम मेंबर्स को ऐड कर रहे हैं। जी, इसलिए आर्टिकल 26 का वायलेशन है और ये मौलिक अधिकारों का हनन है मुसलमानों के। जी, जी। अच्छा, अगर मैं इससे जुड़ा हुआ एक सवाल और पूछना चाह रहा हूँ। जैसे राम मंदिर ट्रस्ट है, जी। ठीक है? या फिर और भी हरिद्वार है, हरिद्वार में मंदिर है, काशी या विश्वनाथ काशी है। विश्वनाथ मंदिर, अगर इसमें भी मुसलमानों को मेंबर बना दिया जाए इतनी पावर दे के, तो फिर आपको कोई दिक्कत होगी? देखिए, वही हम भी कह रहे हैं, अगर आप जब मुसलमान कैसे आपके मज़हब का कोई भी काम कर सकता है? बिल्कुल। अलग चीज़ हो गई, दोनों मज़हब अलग हैं, हिंदू अलग है, मुसलमान अलग है, 2 मज़हब अपने-अपने लॉ से चलते हैं। आप हिंदू को मुसलमान के ऊपर नहीं थोप सकते, मुसलमान को हिंदू के ऊपर नहीं थोप सकते। बिल्कुल, क्यों बिल्कुल। नहीं? आप जब वक्फ बोर्ड में हिंदू को, नॉन मुस्लिम को ऐड कर रहे हैं, तो जी, हम कह रहे हैं कि आप सिख गुरुद्वारे जो एक्ट है उसमें एंडोमेंट है, उसमें मुसलमानों को ऐड करिए। जो हिंदू जी, काशी विश्वनाथ टेम्पल बनाया है उसमें ऐड करिए। जी, राम मंदिर ट्रस्ट अभी आपने बनाया है, जी, उसमें वक्फ बाय यूज़र को अपहेल्ड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। जी, क्यों किया? ये भी सवाल है। लेकिन अब इसके, ये बात की हो गई, पीछे की हो गई, लेकिन ये भी वक्फ बाय यूज़र अपहेल्ड कर दिया गया था जी। इसमें। अच्छा, और और मैं जानना चाहता हूँ, और इसमें ऐसे क्या कानूनी दाँव-पेच हैं जो आप लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं?
देखिए इसमें एक सबसे बड़ा कानूनी ये है, जैसे अभी तक इसमें प्रोविजन था किसी ने वक्फ की ज़मीन अगर गैर कानूनी तरीके से बेच दी, जी क्योंकि वक्फ की ज़मीन न बेची जा सकती है न खरीदी जा सकती बिल्कुल है। वो वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, वो चैरिटेबल पर्पस के लिए होती है, जी आप उसको लीज पे दे सकते हैं। तो अगर किसी ने उसको किसी धोखाधड़ी के उसमें बेच दिया जी कोई भी जी ज़मीन, जी जी तो अभी तक 2013 से प्रावधान ये था, 1995 एक्ट से प्रावधान ये था कि 2 साल की जेल होगी उसको। जी लेकिन अब ये जो अमेंडमेंट आ रहा है, ये एक अमेंडमेंट ये भी है, एक संशोधन ये भी है कि वो 2 साल के इम्प्रिजनमेंट को, जेल को ख़त्म करके 6 महीने का जेल कर दिया गया है और बेलेबल कर दिया गया है। इतना आसान है, आप आइए ज़मीन बेचिए और खुलेआम घूमिए, कोई आपको नहीं पकड़ने वाला है। मतलब यहाँ पे आप नाज़रीन सरकार का दोहरा रवैया देखिए। एक तो भू माफिया के खिलाफ सरकार क्या-क्या करने की सोचती है, ये भू माफिया ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, बुलडोज़र चला देंगे। और यहीं कोई अगर वक़्फ़ की ज़मीन को गलत तरीके से बेच देता है तो उसके खिलाफ मतलब 6 महीने की जेल और बेलेबल, मतलब बेलेबल बस इतना समझ लीजिए आप मोटा-माटी, ये गाँव में चलता है ना कि थाने से ही छूट गए, तो बस थाने से ही छूट जाएँगे, जेल जाने की कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं। जी, अवेलेबल यही होता है कि बिना कोई, आपने ज़मीन बेच दी, आइए आप ज़मीन बेचिए और खुलेआम घूमिए, क्योंकि आप थाने जाएँगे और तुरंत छूट जाएँगे। 6 महीने की जेल क्या है? 2 साल का जेल का प्रावधान था, आपने उसे क्यों ख़त्म कर दिया? क्या आप चाहते हैं कि लोग आएँ हमारी ज़मीनें बेच दें, हमारे मकातिब, मदारिस, कब्रिस्तानों को बेच दें, उन्हें कब्ज़ा कर लें? आप ये चाहते हैं? सरकार का ये दोहरा रवैया है। अब आखिर में मैं आपसे आपके कमेंट्स चाहता हूँ, ख़ास तौर से मुसलमानों के लिए वक़्फ़ को लेके आप मुसलमानों से क्या कहना चाहते हैं? और जो अभी तक जो वक़्फ़ बोर्ड के मेंबर्स हैं अ, उनकी भी कमियाँ रही जी, हैं, जी। उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से? देखिए, वक़्फ़ वक़्फ़ अभी भी बहुत कमज़ोर है, वक़्फ़ एक्ट अभी भी बहुत कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर वक़्फ़ बोर्ड है। इसमें जो लोग बैठे हैं, ऐसा नहीं है वो भी दूध के धुले नहीं हैं, उन्होंने भी बहुत करप्शन किए हैं। हम तो ये चाहते हैं आप ऐसे अमेंडमेंट लाइए, उनसे एन्क्रोचमेंट खाली कराइए, जिन्होंने करप्शन किया उन्हें पकड़िए, उनसे रिक्वायरमेंट करिए, रिकवरी करिए। लेकिन आप ऐसा नहीं करना चाहते, आप ये कर रहे हैं कि जो कब्ज़ा किया है, वो ज़मीन उसकी हो जाए। लिमिटेशन एक्ट में यही होगा कि वो ज़मीन जो कब्ज़ा चल रही है, वो उसकी हो जाएगी। जी। तो ये तो एक तरह से हमारे ज़मीनों को, हमारे अधिकारों का हनन है। हम मुसलमानों से ये कहना चाहेंगे, आप इस अमेंडमेंट को पढ़िए, आप 1913 को पढ़िए, आप 1953, 1954, 1995 सबसे मेन एक्ट है, उसे पढ़िए। उसमें देखिए क्या है और 2013 में क्या-क्या संशोधन हुआ और अब देखिए सरकार हमारा क्या अमेंडमेंट करके हमसे क्या छीनना चाहती है। हम चाहते हैं मुसलमान जागें, मुसलमान सुनें क्या हो रहा है, उनकी ज़मीनों को छीना जा रहा है। अभी तक आपने देखा मस्जिदों को हमसे छीना गया। क्यों? क्योंकि क्या 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं है? है ना? उसके बाद भी डिवीज़न कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में इस पे सुनवाई चलती है, केस दायर होते हैं, पिटीशन दायर होती है, फिर भी मुसलमान सोया है। बिल्कुल। यूसीसी लगा दिया गया मुसलमानों के ऊपर, क्यों लगाया गया? क्या मुसलमान अपने मज़हब का प्रैक्टिस नहीं कर सकते? क्या ये स्वतंत्र देश नहीं है? क्या ये मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है मुसलमानों के? बिल्कुल। नाज़रीन बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने कि पढ़िए, लेकिन बहुत बदकिस्मती है मुसलमानों में पढ़ने का रिवाज एकदम ख़त्म होता चला जा रहा है। और मैं ये कह रहा हूँ अगर आप पढ़ नहीं सकते तो कम से कम जो शोएब ने बातें कही हैं, बड़ी ज़बरदस्त बातें कही हैं, कम से कम लोगों तक इस चीज़ को फैलाइए, ये वीडियो फैलाइए या इसे आप सुनिए कई-कई बार, लोगों तक पहुँचाइए आखिर है क्या। जो आपके नॉन मुस्लिम दोस्त हैं उनकी जो भ्रांतियाँ हैं, गलतफ़हमियाँ, उन्हें दूर करिए। शोएब, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी, शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ बातचीत करने के लिए। जी, शुक्रिया। बन